हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं एंशियंट हिस्ट्री का, जो हमने पिछले लेक्चर में शुरू किया था। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जाने पुरानी प्राचीन इतिहास के बारे में हिंदुस्तान के, जो वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इम्पोर्टेंट है कि कम से कम 15 से 20 मार्क्स वो गेन करता है। और प्रीलिम्स के लिए तो आप ये समझ लीजिए कि जो कि जिसका कट ऑफ ही अगर मान लीजिए 200 में से 115 120 तक जाता हो, उसमें 15 से 20 मार्क्स अगर ये लेके आ रहा है तो कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का। मैं दीपक चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस लेक्चर में। चलिए जानते हैं आखिर इतिहास है क्या। व्हाट इज़ हिस्ट्री। ठीक है। जब तक हमें ये नहीं पता हो कि हिस्ट्री है क्या और इसे पढ़ते क्यों हैं, तब तक हमें ये समझ नहीं आया कि आखिर हम इतिहास को जानने की कोशिश क्यों करते हैं, उसकी रुचि क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं हम लोग, हिस्ट्री इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। एक तरीके से पढ़ाई पुराने ज़माने की, पुरानी इवेंट्स की, क्या क्या घटनाएं घटी हैं इन सब की, इसको हम हिस्ट्री कहते हैं। ख़ास तौर पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो ह्यूमन अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, या जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कैसे इवॉल्व हुए, कैसे वो आगे चले, इसके बारे में जानेंगे। इसी को हम हिस्ट्री बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंसेस। एविडेंसेस कौन से हैं? जो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें मिले हैं हिस्ट्री पढ़ने के लिए, या और भी कोई सोर्सेज के थ्रू मिले हैं, तो उनको हम एविडेंसेस बोलेंगे। ठीक है। एविडेंसेस टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द कोर्स ऑफ इवेंट्स। कोर्स ऑफ इवेंट्स का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये हुआ कि जो भी घटनाएं घटी हैं उस समय पीरियड में, उसको हम कहते हैं कोर्स ऑफ इवेंट्स। ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे कि किस पीरियड में क्या घटनाएं घटी और वो कैसे चली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, आखिर इसका पर्पज़ क्या है, हमें ये आखिर पढ़नी क्यों पड़ती है। भाई किसी भी चीज़ का पर्पज़ होता है। हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसका पर्पज़ है। हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका पर्पज़ है। हम लोग स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसका पर्पज़ है। कोई भी कोई नॉलेज के लिए ही देख रहा होगा, जिसको अच्छा लगता होगा प्राचीन के बारे में जानना। किसी को आर्कियोलॉजिस्ट बनना होगा, तो कोई भी पर्पज़ हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर इसने हमारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस किए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग चेंजेस। जो भी जितने भी चेंजेस हुए हैं इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना। नेक्स्ट है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। पुरानी गलतियों से सीखेंगे, क्या क्या गलतियां हमारे पूर्वजों ने करी हैं उससे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो गलतियां हमें दोबारा दोहरानी नहीं है, उनसे कुछ ना कुछ सीख लेनी है। नेक्स्ट इज़ कल्चरल आइडेंटिटी। जितने भी ह्यूमंस हुए हैं आप जानते हैं वो कहीं ना कहीं रहते हैं, एरिया वाइज सबके कल्चर बहुत जल्दी बदलते हैं। अगर अपने हिंदुस्तान की बात करें तो इंडिया में तो हर 10 से 15 किलोमीटर पे एक नया कल्चर, एक नया रिचुअल मिल जाता है हमको। ठीक है। नेक्स्ट है, जब ये रिचुअल्स और इस कल्चर के बारे में सीखेंगे, पुरानी गलतियों से सीखेंगे, तो हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज होगा और हम अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर इज़ डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू करेंट। आज की डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं इस पे हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आखिर इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। मतलब जो भी हिस्ट्री है हमारी, इसके सोर्सेज आखिर है क्या क्या। ठीक है। तो सबसे पहला है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी मतलब रिटन जो सोर्सेज होते हैं। ठीक है। वो कैसे बनते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से होते हैं वो हम जानेंगे। और हिस्टोरियंस या ट्रैवलर्स उनको हम कह सकते हैं, जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं वहाँ की संस्कृति के बारे में पता करने, फिर वहाँ से तीसरे देश जाते हैं वहाँ की संस्कृति के बारे में पता करने। उनका इंटरेस्ट इसी चीज़ में होता है, घूमने में और वहाँ की संस्कृति के बारे में जानने में और उसके बारे में बुक्स लिखने में। तो वो जितनी नॉलेज गेन करते हैं उसको आगे प्रोवाइड कराते हैं, वो भी हमारे लिए हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो जानते हैं सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। लिटरेरी सोर्सेज जो है वो 3 तरह की लिटरेरी सोर्सेज हैं। ऐसे सोर्सेज जिनसे हिस्ट्री लिखी गई है वो है रिलीजियस, नॉन रिलीजियस और संगम लिटरेचर। ठीक है। तो अब इनको डिटेल में जानते हैं। रिलीजियस सोर्स जो है वो ब्राह्मण्स ने लिखा है।
ब्राह्मण कौन से होते हैं? ब्राह्मण एक समाज होता था जो जिसमें गुरु वगैरह होते थे, उन्होंने ये रिलीजियस सोर्सेज लिखे हैं। ठीक है, इसी दौरान सबसे पहले वेदास लिखे गए, जो 4 वेद हम लोग जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इनकी डिटेल जो है वो मेरे पीडीएफ नोट्स पे आपको मिल जाएगी, जो भी आपको किसी तरह की डिटेल चाहिए वो सब मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा। और हालांकि हालांकि वैदिक एज में हम लोग ये सब पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये सब हम लोग वैदिक एज में पढ़ेंगे, पूरा रिलीजियस सोर्स हम लोग वैदिक एज में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जो ये हिस्ट्री है वेदास की, ये लगभग 900 साल की है। वेद वेद को लिखने में लगभग 900 साल लगे, जिसमें मैं कह सकता हूँ 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक ये वेद लिखे गए। ठीक है, जो कुछ हिस्ट्री के हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसके बेसिस पे ये डेट्स हैं, अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है दोस्तों। एक्चुअल में जब हम बहुत लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं ना, तो हमारे लिए 10 20 50 100 साल कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सूत्र। सूत्र क्या होते हैं? सूत्र में जो भी लैंग्वेज इसमें ब्यूटीफुली, मतलब बहुत प्यारे तरीके से एक माला में मोती की तरह पिरोए हुए होते हैं, ऐसे ही सूत्रों को हमने पिरोया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि वो वेद में लैंग्वेज का काम कर सके। राइट, इसको 6 तरीके में हम लोग डिवाइड करते हैं। सूत्र के 6 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, व्याकरण, छंदा, कल्पा, निरुक्ता और ज्योतिष। मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। शिक्षा, व्याकरण, छंदा, कल्पा, निरुक्ता और ज्योतिष। राइट, ये सूत्र होते हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वैदिक पीरियड के बारे में। ठीक है, वेदास में हमने जाना कि हमारे पास 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में जाना, 900 साल की हिस्ट्री है, 1500 बीसी से 600 बीसी तक इसको लिखा गया है। ये हमें इंफॉर्मेशन देती है आर्यन पीरियड्स के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, रिलीजियस परस्पेक्टिव के बारे में, कैसे हम हमारे गुरुकुल्स बने, कैसे हमने पूजा करना शुरू किया, ये सारी चीज़ें देती हैं। उसके बाद इसी को समझने के लिए सूत्र जो होते हैं वो उसी में माला में पिरोए हुए की तरह होते हैं। इन्हीं सूत्रों को यूज़ करके वेदास बनते हैं। इसी में हम लोग उपवेद की बात करते हैं। ठीक है, उपवेद क्या होते हैं? उपवेद आयुर्वेद से ही रिलेटेड होते हैं, उसी के सब पार्ट होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद जो है वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। आयुर्वेद जो है वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, वो ऋग्वेद का पार्ट है। राइट, गंधर्व वेद जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड है और वो सामवेद का पार्ट है। धनुर्वेद जो है वो एम्यूनेशंस, आर्म्स और वॉर सिल्क से रिलेटेड है और ये यजुर्वेद का पार्ट है। धनुर्वेद में हर तरह की विद्या के बारे में हम लोग सीखते हैं, यहीं से नाम निकला है धनुर्विद्या। राइट, फिर हम पढ़ते हैं शिल्पावेद। शिल्पावेद में क्या होता है? आर्ट और स्कल्पचर। जैसा कि शिल्प अपने आप में बताता है, शिल्पकार जो होते हैं आर्ट और स्कल्पचर के बारे में बताते हैं, आर्किटेक्चर के बारे में बताते हैं, ये अथर्ववेद का है। राइट, चारों वेदों के लिए कुछ ना कुछ उपवेद हैं, कुछ उपवेद मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। नेक्स्ट है स्मृति। आप देख रहे हैं उपवेद के बाद जो आता है वो आता है स्मृति। ठीक है, अब स्मृति क्या है? स्मृति वो चीज़ होती है जो लोगों को याद रह गई और उसको लिखा उन्होंने अपनी लैंग्वेज में, तो मनुस्मृति। राइट, क्या? मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है वो सबसे पुरानी स्मृति है, 200 बीसी से लेके 200 एडी तक। राइट, कब से? 200 बीसी से 200 एडी तक लगभग ये मनुस्मृति का पीरियड रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर इसमें आता है नारद स्मृति जो 300 एडी से लेके 400 एडी तक है। प्रहसराज स्मृति 300 एडी से 500 एडी तक है। ये सोशल और रिलीजियस लाइफ के बारे में बताते हैं गुप्तास की। तो अलग अलग स्मृति अलग अलग टाइम की हैं और वो हमें बताती हैं क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। नेक्स्ट इज पुराण्स। ठीक है, तो अगर हम पुराण्स की बात करें तो थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि अभी समझना बहुत बाकी है। ठीक है, चलिए बस बहुत है। पुराण में क्या होता है, ये लगभग 18 नंबर के होते हैं। स्मृति के बाद
18 इन नंबर होते हैं पुराण, हमारे पास 18 इन नंबर हैं, 18 नंबरों 18 पुराण हैं हमारे जो हमें पढ़े हैं। उसमें से कुछ के नाम मैं बोल रहा हूँ, जैसे मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण और मत्स्य पुराण, ये सब आपने शायद सुने होंगे। ठीक है, इनके इन्फॉर्मेशंस में हमें पता चलता है कि कब कब कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई, किस पुराण में किस मतलब आप जैसा कि नॉलेज है और स्प्रेडेबल है कि इसमें हमारे कर्मों के रिजल्ट भी लिखे हुए हैं कि आखिर हमें कर्म कैसे करने चाहिए। वो सारे कर्म जो है वो पुरानी हिस्ट्री पे ही डिपेंड है, पहले किसी ने कोई गलती करी, उसको उसका क्या रिजल्ट मिला, हमें वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इन पुराण्स में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट आता है एपिक। एपिक जो होता है वो आप समझते हो कि रिटन डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा है एपिक के लिए, तो एग्जांपल की बात कर सकते हैं हम लोग, जो हम सब लोग जानते होंगे, महाभारत। किस किस ने महाभारत का नाम सुना है बच्चों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। महाभारत और रामायण जो हम लोग टीवी पे अक्सर देखते हैं। ठीक है, तो महाभारत जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट महाभारत और रामायण बहुत इम्पोर्टेंट एपिक भी हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। रामायण को लिखा था वाल्मीकि जी ने, ठीक है, और महाभारत को वेद व्यास जी ने। ठीक, इसके बाद हम लोग बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट के बारे में भी जानेंगे, क्या है बुद्धिज्म और जैन टेक्स्ट। बुद्धिज्म जो है वो बुद्धिज्म का जो सबसे पुराना टेक्स्ट है, बुद्धिज्म का जो सबसे पुराना टेक्स्ट है उसको हम कहते हैं पिताकस। 3 टाइप के टेक्स्ट लिखे हुए हैं, 3 टाइप की किताबें लिखी हुई हैं, सुता पिताका, विनायक पिताका और अभिधामा पिताका। ठीक है, ये इसमें सब लॉज फिलोसफीज लॉर्ड बुद्धा की है, बुद्धा के जन्म के बारे में है, कैसे बुद्धा ने क्या क्या सीखा वो सब है। ठीक है, और इसी तरह से जैन टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट में जो मेन टेक्स्ट है वो है अगम, जो मेन टेक्स्ट है वो है अगम। ठीक है, ये लगभग 12 है, जैसे हमारे पुराण 18 थे, ये 12 इन नंबर्स हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें नोट करके रखनी है। ठीक है, उसके बाद भागवती सूत्र भी आता है इसमें, भद्रबाहु चरित्र भी आता है। तो ये सारी चीज़ें बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट की हैं जो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन रिलीजियस सोर्सेज। नॉन रिलीजियस सोर्सेज में सबसे पहले ये वो सोर्सेज हैं जो लगभग भगवान से रिलेटेड नहीं है। रिलीजियस मतलब जो भगवान से रिलेटेड है, और नॉन रिलीजियस जो गॉड से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें भी यही सारी चीज़ें हैं कि क्या घटनाएं आगे हैं पीछे जो हमारे हिंदुस्तान में घटी हैं, उन सारे पीरियड्स के ऊपर ये सारे सोर्सेज हैं, नॉन रिलीजियस सोर्सेज हैं। कुछ के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, बाकी डिटेल्ड में तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी ही। तो सबसे पहले बात करते हैं अष्टध्यायी की। ये ओल्डेस्ट ग्रामर लिटरेचर है। अष्टध्यायी ये ओल्डेस्ट ग्रामर है, आप बोल सकते हो इसे ओल्डेस्ट ग्रामर। ठीक है, ये प्री मॉडर्न पीरियड्स की है, मॉडर्न से पहले क्या जो भी पीरियड चला था हमारा महाजनपदास का, उसमें है ये। ठीक है, उसके बाद है जो दूसरी है मुद्र राक्षस। मुद्र राक्षस जो है विश्का दत्ता ने लिखी थी, और ये मौर्यन पीरियड के बारे में है। और फिर तीसरा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य जी ने लिखा था, ये भी मौर्यन पीरियड का है। ठीक है, इसको लगभग हमने 15 अलग अलग बुक्स में बांटा हुआ है, 15 बुक्स हैं इसकी अप्रोक्सीमेटली। आज की डेट में पॉलिटिकल साइंस के ऊपर अगर कोई बात करता है तो वो इसी अर्थशास्त्र से लेके बात करता है। ठीक है, उसके बाद है मालविका गनी मित्रम। ठीक है, ये कालिदास जी ने लिखी थी। मालविका गनी मित्रम जो है ये कालिदास जी ने लिखी थी। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन है शुंगा डायनेस्टी के बारे में। किसके बारे में? शुंगा डायनेस्टी, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन इस डायनेस्टी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में जो भी आएगा वो आगे मैं आपको डिटेल में, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, पर हाँ इतना ज़रूर बता दूंगा कि आपके एग्जाम में अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज मृच चक टीकम, इसको बोल सकते हैं मृच चक टीकम। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो ठीक कर लीजिएगा, साउथ इंडियन है, कोई प्रॉब्लम हो तो वो ठीक कर लीजिएगा। मिर्च चक
वृश्चक्टिकम, वृश्चक्टिकम, ठीक है, इसको शूद्रका ने लिखा था। फिर लास्ट है 10 कुमार चरित्र, ये दंदिन ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट है संगम लिटरेचर, ये साउथ इंडियन लिटरेचर है, ये जो साउथ इंडियन लिटरेचर है ये सबसे पुरानी लिटरेचर है, ठीक है। उसके बाद इसकी डिटेल में अगर हम जाते हैं तो अगात्यम, सबसे पहले आता है अगात्यम, ठीक है। अगात्यम क्या है, ग्रामर लेटर्स के ऊपर लिखा हुआ है, जो साउथ इंडियन ग्रामर है, साउथ इंडियन लैंग्वेज की जो ग्रामर है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है तोल्कापियम, ये है नेक्स्ट इज तोल्कापियम, ये ट्रीटी है पोइट्रीज, ग्रामर और पोइट्री को इस्तेमाल करते हुए। ये पोइट्रीज होती हैं बेसिकली, जैसे हमारे यहाँ होती हैं ऐसे ही इनके यहाँ पे भी पोइट्रीज होती हैं, जिनको हम कहते हैं तोल्कापियम। फिर है नेक्स्ट इज कुरुल मुपल, ये ट्रीटी है पॉलिटी के बारे में, एथिक्स के बारे में और सोशल के बारे में, राइट। और उसके बाद आता है सिलापडिकरम, ठीक है, ये एक लव स्टोरी है कोवालन और समाधवी की, ठीक है। मतलब ये जो लिटरेचर्स हैं, संगम लिटरेचर या कोई भी लिटरेचर, ये लगभग सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, किस तरह की क्या चीज़ें चली थी। नेक्स्ट इज शिवागा सिद्धामणि, ये संस्कृत की ट्रिटी है। और लास्ट इज भारतम, ये एक एपिक है, जैसे महाभारत था ऐसे ही एक लास्ट एपिक है भारतम, ठीक है। तो ये हमारे लिटरेरी सोर्सेज हो गए, जिसमें हमने 3 तरह के सोर्सेज पढ़े। सबसे पहला रिलीजियस सोर्स पढ़ा, जिसमें हमने वेदास के बारे में जाना। दूसरा हमने नॉन रिलीजियस सोर्स पढ़ा, जिसमें हमने भगवान से या गॉड से रिलेटेड नहीं, लेकिन जो भी चीज़ें हुई, जो भी वॉर घटित हुए, पॉलिटिकल साइंस वगैरह के बारे में हमने जाना इसमें। नेक्स्ट है संगम लिटरेचर, ये साउथ इंडियन लिटरेचर है बेसिकली। उसके बाद आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, राइट। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है एंशियंट हिस्ट्री के हिसाब से, आप समझ रहे हैं। मतलब हिस्ट्री की जो बुक्स हमें मिली वो ठीक है, लेकिन बहुत सी बुक्स नहीं मिल पाई। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ये जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती है, वहाँ से जो भी हमें स्टोन्स वगैरह मिले या जो भी पुरातत्व चीज़ें मिली, उनको डिकोड करते हैं, फिर हमें बताते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते थे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे बेसिक इन लोगों के पास होता है वो होता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन कुछ सिंबल्स होते हैं पत्थर वत्थर पे लगे हुए, और इनको डिकोड किया जाता है, ठीक है। इस स्टडी को बोलते हैं एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी है उसे बोलते हैं एपिग्राफी, ठीक है। जो कॉइन्स हैं, स्टडी ऑफ कॉइन्स, जैसे ये है कॉइन्स, इसकी भी स्टडी होती है, अलग अलग तरह के अलग अलग कॉइन्स होते हैं। उस स्टडी का नाम है न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। कुछ फेमस इंस्क्रिप्शंस की अगर मैं बात करूं तो नासिक इंस्क्रिप्शन हो गया, प्रयाग इंस्क्रिप्शन हो गया, जिसे हम इलाहाबाद पिलर भी कहते हैं। इस तरह के कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। जो हमारा ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है, जो हमें सबसे पहले मिला था, वो था हमारे पास जो है एम्परर अशोका का। किसका? एम्परर अशोका का। ये है ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, टूल्स होते हैं इसमें, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे स्टोन, मेटल, बोन्स, ये भी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती थी। स्टोन के टूल्स के बारे में पूरा का पूरा पीरियड होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पेलियोलिथिक पीरियड। आपको पता चलेगा, हमने उसमें पढ़ा था कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। नेक्स्ट है मेटल का जो पीरियड है वो तो चाल्कोलिथिक कहते हैं, बोन से टूल्स बनते थे। तो इन सारी चीज़ों से टूल्स बनते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और उसके बाद आते हैं कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स एंड मेमोरियल्स। तो मैंने आपको बताया कि कॉइन्स की जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। जो फर्स्ट कॉइन ऑफ इंडिया था वो पंच मार्क्ड कॉइन था। जो इंडिया का फर्स्ट कॉइन था उसको हम कहते हैं पंच मार्क्ड कॉइन, ठीक है। ये पंचिंग के हिसाब से बना था, प्रेशर के हिसाब से बना था, ठीक है। और ये ट्रेडिंग के लिए, ये जो कॉइन्स होते हैं ये बेसिकली ट्रेडिंग के लिए ही यूज़ होते हैं, ताकि हम लोग चीज़ें आज की डेट की तरह ही, जैसे पहले आज की डेट में हम लोग रुपया पैसा यूज़ करते हैं, उस टाइम पे ये रुपया पैसा ही था। कभी किसी ज़माने में ये गोल्ड के होते थे, फिर ये स्टील के, उसके सिल्वर के मिलने लगे, कॉपर के मिलने लगे।
तो ये सारी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कौन सा किस पत्थर की क्या कॉस्ट है, और उसके हिसाब से ही ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो कॉइन्स और ऐसे ही मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स में अगर बात करूँ तो 3 मेजर स्टाइल्स मिलते थे। नागर स्टाइल का नॉर्थ में मिलता था, विसेरा स्टाइल डेक्कन प्लेट्यू में मिलेगा, और द्रविड़ स्टाइल साउथ में मिलेगा। मॉन्यूमेंट्स के बारे में शायद मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे हमारे देश में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं। खैर ठीक है, तो मॉन्यूमेंट से भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ये भी एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है। उसके बाद आता है स्कल्पचर और पेंटिंग। स्कल्पचर जो है वो हमने देखा है कि कोई ब्रॉन्ज का स्टैच्यू भी मिला है, जब हम अक्सर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या अपडेट रहने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें देखते हैं ब्रॉन्ज का स्ट्रक्चर मिला है, आइडल्स मिले हैं, हड़प्पन कल्चर के टॉयज़ मिले हैं, टूल्स मिले हैं, ठीक है, और मॉडर्न स्कल्पचर मिला है। तो इस तरह के जो स्कल्पचर मिलते हैं, जो पेंटिंग्स मिलती हैं, हमने देखा होगा अजंता पेंटिंग के बारे में, चोला पेंटिंग के बारे में, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। जब चोला डायनेस्टी पढ़ेंगे या अजंता मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि उनके स्कल्पचर भी क्या थे। और ये भी एक तरीका है बेसिकली, में ये मेरा जो कहने का मतलब है, ये एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, ठीक है। पॉटरीज और बीड्स भी होते हैं, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। पॉटरीज वो चीज़ होती हैं जो जैसे बाउल्स, प्लेट्स, पॉट्स एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं ये पॉटरी में काउंट होती हैं। बीड्स में क्या है, जैसे ग्लास हो गया, मेटल हो गए, कॉपर के ग्लास हो गए, ठीक है, ये सारी शेल्स हो गई, ये सारी चीज़ें बीड्स में आती हैं। फौनल और फ्लोरा में जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जैसे कि रिमेन्स वगैरह हो गए, कि उनकी बॉडी के जब बोन्स वगैरह को या हम लोग स्केलेटल को या उसको खोद करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि क्या उनका खाने पीने का तरीका था, रहने सहने का तरीका था। तो उस बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं, ठीक है, फॉनल और फ्लोरल रिमेन्स में। नेक्स्ट इज जो है हिस्टोरियन से क्या क्या सोर्सेज हमको मिले हैं, ठीक है, कितने तरह के ट्रैवलर्स आए हैं। तो बहुत सारे ट्रैवलर्स चलते रहते हैं, मैं कुछ एक की बात कर लेता हूँ। जैसे ग्रीक से आए हमारे यहाँ, रोमन से आए, चाइनीज़ से आए, कुछ अरब से ट्रैवलर्स आए थे, तो ये सब आते हैं, सॉरी, ठीक है। जो सबसे पहले हिस्टोरियन कहलाते हैं वो कहलाते हैं हेरोडोटस, ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेरोडोटस इज़ द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन बन सकता है, वो इज़ द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने हमें बताया इंडियन और पर्शियन सोल्जर्स की जितनी भी लड़ाइयाँ हुई उसके बारे में। नेक्स्ट इज मेगास्थेनिस, ये आए, ये मॉडर्न पीरियड में आए थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में बैठते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज पेरिप्लस एक फिशरमैन है जो कि इंडो रोमन ट्रेड के टाइम पे आए थे। इन्होंने इंडो रोमन, इंडिया और रोमन्स के बीच में जो भी ट्रेड हुआ उसके बारे में डिटेल दिया है। फिर है फाजियन क्या है, बुद्धिस्ट मॉन्क है जो कि देवभूमि में जानना चाहते थे कि आखिर नॉलेज देवभूमि है क्या चीज़, देवभूमि की जितनी भी नॉलेज है वो लेना चाहते थे, तो वो देवभूमि आए थे। उसके बाद आए ज़ुएनज़ैंग, ये भी हर्षवर्धन के टाइम पे नॉलेज लेने आए थे कि इंडिया में आखिर क्या क्या चीज़ें, क्या कल्चर होता है, उसका जो हर्षवर्धन के टाइम पे पीरियड पे जो लेने आए थे नॉलेज, वो है ज़ुएनज़ैंग। तो इन्होंने सबने अपने अपने सोर्सेज लिखे हुए हैं फ्रेंड्स। इन्हीं सोर्सेज के थ्रू ही हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, इन्हीं सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं के थ्रू जो भी चीज़ें हमें दी गई हैं उसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसी चीज़ को एंशिएंट हिस्ट्री बोला जाता है, राइट। तो चलिए, थैंक यू फॉर द लेक्चर। आप सबने लेक्चर अटेंड किया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा, कहाँ कौन सा पॉइंट आपको अगर समझ में नहीं आया है प्लीज़ लेट मी नो इन माय कमेंट्स। मैं अलग से उसके लिए टॉपिक्स और वीडियो लेक्चर्स बना दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जिस किसी को मुझसे पर्सनली पढ़ना है वो मेरा एकलव्य क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से क्लासेस मिलती हैं। ऑफलाइन के कुछ एक ही सेंटर्स हैं इंडिया में, और ऑनलाइन तो आप कहीं से बैठ के कहीं से भी ले सकते हैं। आज की डेट में इससे अच्छा कुछ नहीं है। मैं डाउट क्लियरिंग सेशन भी लेता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे ये है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।